हेलो नमस्कार दोस्तों। साइकोलॉजी की क्लास नंबर 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने साइकोलॉजी की 2 क्लासेज हो चुकी है। फर्स्ट क्लास में हमने मनोविज्ञान का उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, किन किन वैज्ञानिकों ने उसके लिए अलग अलग जो अर्थ दिया है उसकी हमने बात की। दूसरी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने मनोविज्ञान की जो संप्रदाय हैं उन हमने पढ़ा था। और उसी क्लास में जो हमारा अंतिम टॉपिक हमने देखा था वो था मनोविज्ञान की शाखाएं, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं इनके बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ये जो पूरा का पूरा लेक्चर सीरीज है जो मनोविज्ञान का, ये आपके जितने भी टीचर्स एग्जाम है, चाहे वो सीटेट का हो, रीट का हो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का हो, आरपीसी सेकंड ग्रेड का हो, इन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पूरा हमने यहाँ पर मैटर है वो नोट्स पैटर्न में तैयार किया भाई, जिसके कारण आपको समझने में आसानी हो। और इतने अट्रैक्टिव नोट्स बनाए हैं, आप देखते ही उसमें समझ जाएंगे, पढ़ने का भी मजा आएगा, आनंद आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बहुत सारी बुकों, 2-3 बुकों को हमने अध्ययन किया है। अलग अलग जो टीचर्स हैं, जो फेमस टीचर्स हैं, उनके नोट्स हमने अध्ययन किए हैं। उनके बाद में उनका कंक्लूजन है वो निष्कर्ष निकाल करके ये नोट्स तैयार किए। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये मनोविज्ञान की शाखाएं देख ली थी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या होगा? देखिए, हमने मनोविज्ञान पढ़ा, मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकल करके आया कि किसी भी व्यक्ति या पशु या किसी का भी व्यवहार का अध्ययन क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान जो कि एक शाखा होती है आपके मनोविज्ञान की, अगर शिक्षा हमने जोड़ दिया इसका मतलब क्या होगा, मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं, प्रयोग हैं, वो सभी हम शिक्षा के अंदर प्रयोग करते हैं। और शिक्षा के अंदर प्रयोग करके शिक्षा को हम एक आसान रूप से बना सकते हैं। तो मनोविज्ञान की नियम व सिद्धांतों को, मनोविज्ञान के नियम व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यहाँ पर देखिए कुछ जो शाखाएं हैं उनके बारे में है, उन शाखाओं की हम बात कर लेते हैं। कुछ शाखाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, मानव मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान शाखाओं के बारे में हमने डिटेल से यहाँ पर नहीं देखा था, कल सिर्फ शाखाओं के नाम देख लिए थे। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, लेकिन कुछ शाखाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत कि मानव के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, मानव मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या होता है? तो 0 से 12 वर्ष तक के बच्चों का अध्ययन बाल मनोविज्ञान कहलाता है। और ये इसके जनक है वो हॉल को कहते हैं, स्टैनले हॉल को। किशोर मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो 13 से 18 वर्ष तक के बच्चों के अध्ययन को किशोर मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। और प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत 19 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे होते हैं उनको प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान पूछे तो ऐसा कोई भी हमारा विषय वस्तु जिसका हम प्रयोग करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। पशु मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान की हम बात करते हैं तो ये मानव और पशु दोनों में देखने को मिलता है। इसमें मानव के अंदर सामान्य और असामान्य रूप से अध्ययन करते हैं और पशु में असामान्य और सामान्य, और इन दोनों की आपस में फिर तुलना करते हैं। और इस कारण से इसे तुलनात्मक मनोविज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है। सामान्य मनोविज्ञान में देखिए सामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है और असामान्य मनोविज्ञान में असामान्य मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। सामान्य मतलब जो नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, और असामान्य में किसी न किसी डिजीज से संबंधित हो या बीमार हो, पागल हो, ऐसे कुछ हो तो वो असामान्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आपके मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जो पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ नाम देखे थे, यहाँ पर थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लिया है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात कर लेते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की हमने बात कर ली थी, अब हम शिक्षा की बात करते हैं भी। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, किन किन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में क्या बताया है, क्या डेफिनेशन इनकी निकल करके आती है, वो सभी चीजें यहाँ पर देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। शिक्षा यानी कि एजुकेशन, अंग्रेजी में इसे हम एजुकेशन कह देते हैं। हमारी हिंदी प्रेक्षक बात करें, यहाँ पर इंडिया के अंतर्गत हम बात करें तो जो शिक्ष धातु होती है संस्कृत की, उस शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई हो गई। शिक्ष धातु के अंदर हमने अ प्रत्यय लगा दिया, इस कारण से शिक्षा बन गया। ठीक है ना, शिक्षा बन गया। अ शिक्ष के अंदर लास्ट में अ आता है और अ ये बन जाएगा, दोनों मिलकर के आ बना लेते हैं और शिक्षा बन जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना भाई, संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से क्या बनता? शिक्षा बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? सामान्य रूप से हम देखें तो सीखने सिखाने की जो क्रिया होती है वो शिक्षा कहलाती है। ठीक है, सीखने सिखाने की क्रिया।
और इसके देखिए जो प्रचलित अर्थ हैं, हम बात करें तो अलग अलग अर्थ निकल करके आते हैं। वास्तविक अर्थ क्या होता है, प्रचलित अर्थ क्या होता है, संकुचित अर्थ क्या होता है, व्यापक अर्थ क्या होता है, इन सभी की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा का प्रचलित अर्थ हो जाएगा सीखने सिखाने की क्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। वास्तविक अर्थ की हम बात करते हैं तो प्रकाशित या परिमार्जित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछा जा चुका है वास्तविक अर्थ। संकुचित अर्थ कौन सा होगा, तो संकुचित अर्थ हो जाएगा किसी भी एक स्थान पर हम जब शिक्षा ग्रहण करते हैं, कोई भी एक फिक्स स्थान है जैसे कि विद्यालय है, कॉलेज है, यहाँ पर जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो एक फिक्स स्थान है जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो संकुचित अर्थ हो जाएगा। व्यापक अर्थ की हम बात करते हैं तो हम जन्म से लेकर के जीवन की मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते हैं, और वो क्या हो जाएगा, व्यापक अर्थ हो जाएगा। तो जीवन पर्यंत व्यक्ति प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थान पर सार्वभौमिक रूप से कुछ न कुछ सीखता है, तो वो व्यापक अर्थ हो जाएगा आपका शिक्षा का। तो ये शिक्षा के बारे में हो गया भाई, ठीक है ना। अब शिक्षा के अंतर्गत हम बात करें तो इसे अंग्रेजी में हम एजुकेशन कह देते हैं, एजुकेशन। तो यहाँ से भी इसके दो प्रचलित अर्थ निकल करके आते हैं, एक तो एजुकेटम, एक तरफ एजुकेटम और एक तरफ एजुसियर, एजुकेयर और एजुसियर। ये इंपॉर्टेंट है भाई दोनों ही। एजुकेटम शब्द एक साइड देख लेते हैं एक बार। एजुकेटम शब्द ये लेटिन भाषा का शब्द है, याद रख लेना, ये ग्रीक या लेटिन भाषा का शब्द है। और एजुकेशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ई और डुको, ई और डुको। ई का मतलब है अंदर से और डुको का मतलब है बाहर निकालना। तो सम्मिलित रूप से हम अर्थ की बात करें तो अंदर से बाहर निकालने की क्रिया यहाँ पर शिक्षा हो जाएगी। अगर इधर हम बात करते हैं, इधर दो शब्द देखिए, एक तो एजुकेयर होता है और एक एजुसियर होता है। एजुकेयर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, कोई भी चीज है उसको आगे बढ़ाना, विकसित करना। और एजुसियर का मतलब होता है आगे करना या गति देना, मूव टू, ठीक है ना। और दोनों का मिलाकर के अर्थ वही निकल करके आता है, किसी भी वस्तु विषय वस्तु को आगे बढ़ाना या अंदर से विकास करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। तो ये आपके अर्थ निकल करके आते हैं एजुकेशन से, और दोनों के मिलाकर के अर्थ हम बात करें तो अंदर से बाहर निकालने की क्रिया एजुकेशन कहलाती है। ये होता है एजुकेशन का अर्थ। जैसे यहाँ पर इसको समझते हैं भाई एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, एक बीज लिया भाई, बीज ले लिया चने का, मटर का या किसी का भी बीज ले लिया। अब बीज को हमने क्या कर दिया, उसको फेवरेबल कंडीशन उपलब्ध करवा दी, उचित वातावरण दे दिया। उचित वातावरण का मतलब क्या होता है कि उसको हमने वायु दे दी, वायु की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ऑक्सीजन चाहिए तो वायु दे दी। मृदा के अंदर नीचे हमने दबा दिया, मतलब मिट्टी दे दी, मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स या फिर कह सकते हैं मिनरल्स प्राप्त करता है। और हमने उसको वाटर उपलब्ध करवा दिया और साथ में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध करवा दिया। वायु, मृदा, जल, प्रकाश, यही होते हैं किसी भी पादप के बीज को अंकुरित होने के लिए। तो ये फेवरेबल कंडीशन या उचित वातावरण हमने इस बीज को उपलब्ध करवा दिया, और मिलते ये पादप का बीज क्या हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरित होकर के एक पादप का निर्माण कर लेगा, एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। और उस जो नए पादप का निर्माण किया ना, उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो सैकड़ों बीज और उत्पन्न कर सकता है, सैकड़ों बीज और उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से हम बालक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए कोई बालक होता है, कोई बच्चा होता है, अगर उस बच्चे को हम उचित शिक्षित वातावरण दें, उसको अच्छा इन्वायरमेंट दें, अच्छा शिक्षित वातावरण दें, तो वो अपनी अंदर की जो जन्मजात शक्तियां है ना, वो विकसित कर सकता है। और विकसित करने के बाद वो अन्य लोगों में भी क्या कर सकता है, वो शिक्षित कर सकता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे बीज को उचित वातावरण मिलने पर वो पादप बन जाता है, तो बालक को उचित वातावरण मिलता तो अपनी अंदर की जितनी भी जन्मजात शक्तियां होती है वो सभी बाहर निकाल लेता है। तो इस एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं। अब अलग अलग वैज्ञानिकों ने शिक्षा की परिभाषा दी है भाई, और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। सबसे पहले हम प्लेटो की बात करते हैं। तो प्लेटो ने कहा है कि मनुष्य में शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन शिक्षा से आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों शब्द इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे डेफिनेशन में। प्लेटो ने कहा है शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक परिवर्तन वो शिक्षा से आते हैं। अगर शिक्षा आपके पास है तो आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे और बौद्धिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। ज्ञान का आपके लिए भंडार रहेगा। तो ऑप्शन प्लेटो की डेफिनेशन ये हो जाएगी भाई। अरस्तु की परिभाषा की बात करें तो अरस्तु ने कहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। ये तो फेमस है, आराम से याद हो जाएगी। आगे जॉन लॉक की परिभाषा क्या भाई, जिस प्रकार से
जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि की आवश्यकता होती है, फसल के लिए कृषि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए शिक्षा होती है। ये जॉन लॉक की परिभाषा। पेस्टोलॉजी की जब हम बात करते हैं, शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास है। भाई बालक के अंदर पहले से जन्मजात योग्यताएं उपलब्ध हैं और उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो वो आपकी शिक्षा हो जाएगी। तो इनकी डेफिनेशन याद रख लेना भाई, शिक्षा बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास करती है। ठीक है ना। इसके बाद में फ्रोबेल की परिभाषा आप याद रख सकते हैं कि शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, दो शब्द ध्यान में रख लेने हैं। मैं जिनकी गोला कर रहा हूं उन शब्दों को बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो शब्द याद रख लेना, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्य शक्तियों का रूप देती है। आंतरिक शक्तियों को बाहर लाने का काम वो शिक्षा करती है। विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। पहले से उनमें वो शक्तियां हैं, लेकिन जैसे वो शिक्षित होगा तो वो बाहर निकल करके आ जाए। गांधी जी की परिभाषा देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य को शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास से है। शिक्षा, गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, आत्मा, मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कर्ष विकास से है। तो ये शब्द याद रख लेना, सर्वांगीण एवं सर्वोत्कर्ष। ठीक है। कोल्सनी की हम बात करते हैं। कोल्सनी कहते हैं कि शिक्षा बालक की शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है। शिक्षा बालक में शारीरिक और मानसिक विकास करती है। देखिए इन शब्दों का प्रयोग पहले प्लेटो ने भी किया था, लेकिन प्लेटो के लिए इस डेफिनेशन में क्या अंतर कि उन्होंने बौद्धिक शब्द का प्रयोग भी किया था। भाई ये याद रख लेना, प्लेटो ने बौद्धिक शब्द का भी प्रयोग किया था, लेकिन इन्होंने बौद्धिक का नहीं किया, शारीरिक और मानसिक शब्द का ही प्रयोग किया। सिर्फ ये डिफरेंस देख लेना। ऐसे ही याद करेंगे आप, दोनों को आपस में कोरिलेट करेंगे, कौन सी शब्द यूनिक है इन डेफिनेशंस में, उन शब्दों को पकड़ करके आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं। रटने से अच्छे से याद नहीं होगी। फिर आती है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी वो बच्चों की शताब्दी है, भाई बालकों की शताब्दी है। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने डेफिनेशन देखी थी प्लेटो, तो उसमें आप 3 शब्द पकड़ लेना, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। ठीक है। अरस्तु की बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क। जॉन लॉक की बात करते हैं तो फसल के लिए कृषि और मनुष्य के लिए शिक्षा। फसल के लिए कृषि और मनुष्य के लिए शिक्षा। ठीक है। पेस्टोलॉजी की हम बात करते हैं तो जन्मजात अभियोगिता एक शब्द, दूसरा स्वाभाविक समरस और तीसरा प्रगतिशील विकास। ये 3 शब्द याद रख लेना इसके पेस्टोलॉजी के। फ्रोबेल की हम बात करते हैं तो फ्रोबेल के अकॉर्डिंग याद रख लेना कि बालक की एक तो आंतरिक शक्तियां और उनको बाह्य शक्तियों का रूप देती है। ठीक है। और विवेकानंद जी क्या कहते हैं, विवेकानंद जी के लिए आप याद रख लेना कि पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। बस अभिव्यक्त शब्द याद, डेफिनेशन याद हो जाएगी। गांधी जी की आप याद रख सकते हैं, देखिए शरीर, आत्मा और मस्तिष्क, 3 शब्द तो ये हो गई। और 2 शब्द और याद रख लेना जो सबसे महत्वपूर्ण, सर्वांगीण और सर्वोत्कर्ष। सर्वांगीण और सर्वोत्कर्ष को गांधी जी की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। कोल्सनी का इन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, सिर्फ प्लेटो से मिलती जुलती परिभाषा है। एक तो शारीरिक याद रख लेना, एक मानसिक याद रख लेना। भाई प्लेटो के डेफिनेशन में हमने 3 शब्द देखे थे, यहाँ पर 2 शब्द हैं। ठीक है। तो ये डेफिनेशन याद रख लेना। ये क्रो एंड क्रो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, याद हो जाएगी। तो शिक्षा के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की बात। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए शिक्षा का अर्थ हमने क्या निकाला, व्यवहार का परिमार्जन करना। देखिए जो हमने शिक्षा के अर्थ के रूप में देखा था कि व्यवहार का परिमार्जन करना। ठीक है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या निकाला था, व्यवहार का अध्ययन। लास्ट टाइम यही तो देखा था, व्यवहार का अध्ययन। जब शिक्षा मनोविज्ञान का कंबाइंड रूप से अर्थ देखते हैं तो इसको कहते हैं भाई व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ये अर्थ निकल करके आता शिक्षा मनोविज्ञान का, व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। भाई थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, आपको कंप्लीट नोट्स इसी प्रकार के मिलेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के देख लें।
आगे देखिए, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग। मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग जब हम शिक्षा में करते हैं तो उसको हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। तो ये हमने शुरुआत में इसकी डेफिनेशन देखी थी भाई, मनोविज्ञान के जितने भी नियम है, सिद्धांत है, उनका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं तो वो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है भाई? 1900 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है, 1900 ईस्वी में। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हो जाएंगे थॉर्नडाइक, जो अमेरिका के थे। और सबसे ज्यादा ये प्रकृतिवादी विचारक रूसो, जिनकी बुक का नाम था एमाइल, इस पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित थे वो। याद रख लेना, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक और प्रकृतिवादी विचारक रूसो ने एक बुक लिखी थी एमाइल, और उस पुस्तक से थॉर्नडाइक बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। अब एमाइल पुस्तक में क्या है वो देख लेते हैं भाई, क्या लिखा है एमाइल पुस्तक में रूसो ने। एमाइल पुस्तक में इस बुक के रचयिता कौन है? रूसो हैं, जो कि प्रकृतिवादी विचारक है। इन्होंने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है, बालक एक बुक के समान है, पुस्तक के समान है। शिक्षक को उसे आदोपांत तक पढ़ना चाहिए, जब तक कि उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं हो जाए तब तक उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, ये फेमस सेंटेंस है भाई, यहाँ से क्वेश्चन बना है तो जरूर याद रखना, ये एमाइल पुस्तक में लिखा है। और शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किसे दिया जाता? तो रूसो को दिया जाता। ये भी इंपॉर्टेंट है, शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। और क्या बताया एमाइल पुस्तक में? देखिए, बालिका को चार दीवारी की अंदर की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। एमाइल पुस्तक में कहा कि बालिका जो है, लड़कियां जो हैं, इनको चार दीवारी की जो अंदर की शिक्षा ना, उससे ज्यादा जोड़ना चाहिए, जबकि बालक को सामाजिक वातावरण की शिक्षा से जोड़ना चाहिए। बालक को सामाजिक वातावरण, बाहर का जो परिवेश है, उसकी शिक्षा बालक को देनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा जो होती है, प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिकाओं को एक साथ देनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा बालक बालिकाओं को एक साथ देनी चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा जो होती है, माध्यमिक शिक्षा ये बालक बालिकाओं को अलग अलग देनी चाहिए। ये एमाइल पुस्तक में लिखा है भाई। और माध्यमिक शिक्षा के बाद में जो स्नातक शिक्षा आती है, ये दोनों को एक साथ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी इस बुक में एमाइल पुस्तक में लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब है, बालक है उसको प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए कि जिससे कि वो अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये एमाइल पुस्तक आपकी कंप्लीट होती है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था आपकी बुक में है, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है एमाइल पुस्तक में। अब शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत है वो कब मानी जाती है भाई? शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत की बात करें तो 1900 ईस्वी में अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी। शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत है अमेरिका में 1900 ईस्वी में हुई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी? जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। जॉन डीवी के द्वारा की गई थी। और जॉन डीवी से एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, शिक्षा शास्त्री है भाई ये। ठीक है ना, क्वेश्चन आता निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा भाई, 3 ऐसे मनोवैज्ञानिकों के नाम दे देगा और एक आपको दे देगा जॉन डीवी। और ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से शिक्षा शास्त्री है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रख लेना, जॉन डीवी जो कि एक शिक्षा शास्त्री है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की, देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जिनपिक विश्वविद्यालय जर्मनी के अंदर विलियम वुंट के द्वारा की गई थी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जॉन डीवी ने की थी, जो कि एक शिक्षा शास्त्री थे। भारत में शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी, 1920 में, याद रख लेना। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का स्वतंत्र जो उत्पत्ति मानी जाती है ना, ये तो साथ साथ में और भी विषय पढ़ रहे थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर शिक्षा मनोविज्ञान अस्तित्व में आया तो वो 1920 ईस्वी में आया था, ये भी याद रख लेना। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता? तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, थॉर्नडाइक को हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। और ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। या पशु मनोवैज्ञानिक है भाई, पशु मनोवैज्ञानिक, ये भी याद रख लेना। मनोवैज्ञानिक है लेकिन पशु मनोवैज्ञानिक है, पशुओं पर ये प्रयोग करते हैं। और इन्हें हम प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने ऊपर बताया कि कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है, उनमें याद रख लेना जॉन डीवी जो कि एक शिक्षा शास्त्री है, एक थॉर्नडाइक से संबंधित याद रख लेना जो कि एक पशु मनोवैज्ञानिक है, और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की, अभी हमने शिक्षा की परिभाषा देख लिया। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है उनकी बात कर लेते हैं भाई। कोल्सनिक क्या कहते हैं? कोल्सनिक कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के प्रयोगों व सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। दो शब्द ध्यान में रख लेना, प्रयोग और सिद्धांत, ठीक है। बाद में देखिए स्टीफन की जो परिभाषा आती है, बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। मैंने इनमें अलग पेन से भी मार्क किया भाई इनको। बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। स्किनर के द्वारा 2-3 परिभाषाएं दी गई है, तो तीनों की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व अधिगम से संबंधित है। ये दोनों शब्द पकड़ लेना भाई। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। दो शब्द, शिक्षण और अधिगम, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है स्किनर की? एक है भाई शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन है भाई। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। एक और दी गई थी, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से है भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने और सिखाने से, ये ऊपर वाले भी महत्वपूर्ण, ये दोनों ही याद रखें। क्रो एंड क्रो की हम बात करते हैं भाई। क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी है? क्रो एंड क्रो ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन एवं व्याख्या। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, अनुभव और व्याख्या याद रखना। अनुभव का अध्ययन और व्याख्या। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक के जितने भी वो अनुभव देखता है उनका अध्ययन और उनकी व्याख्या ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व कौन कौन से हैं उनकी बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व, देखिए सबसे पहला जो तत्व आता है वो है भाई अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया क्या है? अधिगम करने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम की स्थिति, किस स्थिति में अधिगम ले रहे हैं या अधिगम की स्थिति क्या है? अधिगम अनुभव, जो अधिगम क्या वो हमें अधिगम हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। शिक्षण की विधि, अधिगम देने के लिए या किसी को सिखाने के लिए कौन सी विधि हम काम में ले रहे हैं। मूल्यांकन, अधिगम सीखा गया, कितना सीखा गया वो मूल्यांकन हो जाएगा। और अधिगम कर्ता भी आपको याद रख लेना है, अधिगम कर्ता के रूप में शिक्षार्थी होता है, ठीक है ना। देखिए अधिगम जो करता है वो है शिक्षार्थी जो सीखता है। अधिगम प्रक्रिया क्या होती है? अधिगम स्थिति है, अधिगम अनुभव है, शिक्षण विधि है, मूल्यांकन, ये आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के अवयव या तत्व होते हैं, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक आते हैं लिंडग्रेन। लिंडग्रेन ने 3 तत्व बताए हैं अधिगम, शिक्षा मनोविज्ञान के 3 तत्व बताए। एक तो अधिगम करता, जो अधिगम करता मतलब जो सीखता है वो अधिगम करता हो जाएगा। एक अधिगम प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा सीखता वो, और एक अधिगम स्थिति हो जाएगी। तो 3 तत्व लिंडग्रेन के द्वारा बताए गए, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, बन सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विधायक एवं नियामक विज्ञान होता है। विधायक एवं नियामक विज्ञान होता है। अनुप्रयुक्त होता है, ये शब्द मैंने बताए थे कुछ आपको, अनुप्रयुक्त और अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त विज्ञान होता है, ये शुद्ध विज्ञान नहीं होता है, मानकीय विज्ञान नहीं होता, मतलब जो नियम होते हैं उनके अनुसार ये नहीं चलता है। सकारात्मक मनोविज्ञान है भाई, सिद्धांत इनके सार्वभौमिक होते हैं, हर व्यक्ति पे लागू होते हैं। ये नहीं कि किसी अन्य व्यक्ति पे अलग प्रकार का सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति पे अलग प्रकार का है। भविष्यवाणी संभव होती है, जो अन्य व्यक्ति हैं उनका अध्ययन करने के बाद उनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। सामाजिक व व्यवहारिक जो होते हैं ये आपके शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत, प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों उपयोगी है बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान? विद्यार्थी को विकासात्मक अवस्थाओं को समझने में, विकासात्मक जो अवस्थाएं हैं बालक की उनको समझने में ये सहायक होती है शिक्षा मनोविज्ञान। कक्षा शिक्षण स्वरूप को समझने में, किस प्रकार से कक्षा में पढ़ना है, कैसी विधि है, ये सभी चीजें हैं वो सहायक होता है इसमें भी। विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में सहायक होता है, विद्यार्थी की क्या क्या समस्या उनको समझने में भी आपको विद्यार्थी जो टीचर्स होता है उसको समझने में सहायता करती है भाई। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक होता है, व्यक्तिगत जो व्यक्ति होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंद बुद्धि होता है, कोई परफर बुद्धि होता है, तो ये इन व्यक्तियों को अलग अलग रूप से समझने में
सहायता मिलती है। धनात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायक होती है। धनात्मक मतलब किसी अन्य व्यक्ति के प्रति अपना नजरिया पॉजिटिव रखना, तो वो भी क्या होता है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। धनात्मक मनोवृत्ति मतलब मन, नजरिया या दृष्टिकोण। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में भी सहायक होता है। भाई हम शिक्षण करवा रहे हैं तो उसमें कौन सी विद्या प्रभावी रहेगी, तो उसमें भी ये सहायक होता है। पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या के निर्माण में भी सहायक होता है। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या इनके निर्माण में भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रख करके हम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, तो इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। मूल प्रवृत्तियों एवं रुचियों का ज्ञान है, इनमें भी शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होता है। योग्यता एवं क्षमता का विकास, मानसिक क्रियाओं का ज्ञान जैसे कि चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान, ये सभी में आपके शिक्षा मनोविज्ञान सहायक होती है। आत्म मूल्यांकन, अपने आप को मूल्यांकन करना कि हम किस प्रकार से सीखते हैं, कितना सीखा है, ये सभी भी कैसे हैं, क्या हमारे अंदर गुण होते हैं, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान से। समय की तैयारी, मूल्यांकन का ज्ञान और तैयारी का ज्ञान, ये सभी जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, ये आपके कथन का जो क्वेश्चन आते हैं ना कथन वाले, उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्या हो गए, बालक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट हम बाल विकास के विषय में पढ़ेंगे। भाई आज हमारा ये जो टॉपिक था वो शिक्षा मनोविज्ञान को फोकस करके, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने कंप्लीट जानकारी यहाँ पर देखी। धन्यवाद, थैंक यू।